गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको करंट के 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक कल का क्वेश्चन ऑफ द डे और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दिया है कि ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसे के बारे में बताएं। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के बारे में बताएं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना में अगर हम देखेंगे तो ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब ये पुरस्कार जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया है, ये आप एक संस्था देखे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो ये संस्था जो है वो उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं उनके द्वारा स्थापित की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कृषि या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको अगर आप बढ़ावा देते हैं व्यक्तिगत रूप से या एक संस्था के रूप में, तो फिर आपको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाएगा तो पिछले साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर दो इमेज आप देख रहे हैं, ये हमारी एक स्टूडेंट है सना अंसारी, उन्होंने कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दिया था, तो ये इमेज मैंने यहाँ पर यूज की है। आप इसमें देख लीजिएगा किस किस को मिला है पुरस्कार ये, और साथ ही साथ कब इसकी स्थापना हुई है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई है। अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है, देख लीजिए क्या। हाल में ही ITBP ने अपने कितने जवानों को सम्मानित किया है? हाल में ही ITBP ने अपने कितने जवानों को सम्मानित किया है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 294। 294 जवान ITBP के सम्मानित किए गए। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ एक झड़प जो हुई थी, जिसमें हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उनको खदेड़ दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए ITBP के 294 जवानों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ITBP के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर एक मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप है, और मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर लद्दाख वाले हिस्से से लेकर किनारे किनारे ये अरुणाचल प्रदेश तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ किनारे किनारे फैला हुआ है ITBP के जवान यहाँ पर गश्त करते हैं या अपनी सीमा की रक्षा करते हैं। क्लियर है इतनी बात? कुछ पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा। चलिए देखिए ITBP के बारे में। ITBP की अगर बात करें तो आप सब लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इंग्लिश में इसको बोलता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है, याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ITBP के 294 जवानों को अभी सम्मानित किया गया है रिसेंटली। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि जो आपका रक्षा मंत्रालय है वो क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत पर जो है जोर दे रहा है। इसीलिए उसने क्या किया था कि 101 जो प्रोडक्ट हैं, रक्षा प्रोडक्ट जो बाहर से मंगाता था, आयात करता था, अब उनका वो आयात नहीं करेगा, वो खुद यहीं पर क्या करेगा, अपने भारत में ही जो है उनको डेवलप करेगा और उन्हीं से भारत से ही क्या करेगा, खरीदेगा। तो अब देखिए प्रश्न देखिए, हाल में ही सेना में नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सेना में नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके राजनाथ सिंह। ये इमेज आप देख रहे हैं, यही है राजनाथ सिंह। कुछ बातें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक नीति कुछ दिन पहले डिसाइड हुई थी जिसका नाम है रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 के मसौदे में सेना मुख्यालय द्वारा विद्यमान स्रोतों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस नीति में इस संगठन की स्थापना की बात कही गई थी या इसकी परिकल्पना की गई थी, और अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया, इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि ये स्वदेशीकरण पर क्या करेगी, जोर देगी। चलिए आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न होने वाला है।
ठीक है, दिया हुआ है हाल में ही किन दो देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इजराइल और आपका संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल और आपका यूएई के बीच में क्या हुआ है, ये समझौता हुआ है। एक इमेज आप देख रहे हैं, एक इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस इमेज में आप यूएई को देख रहे हैं जो बिल्कुल सऊदीया से सटा हुआ है, और इस साइड में ऊपर आप देख रहे हैं इजराइल को जो जॉर्डन से आपका सटा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दो देशों के बीच क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है। अब इस शांति समझौते में महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया है, तो महत्वपूर्ण रोल निभाया है अमेरिका ने। तो कुछ बातें कर लेते हैं कि किस समझौते के तहत जो है ये सारी चीज़ें हुई, समझने का प्रयास करते हैं। आप नोट भी करते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाले हैं जीएस की दृष्टि से। अच्छा, ये समझौता किसके तहत हुआ है, वॉशिंगटन ब्रोकेड समझौते के तहत जो है आपके यूएई और इजराइल के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। देखिए, खाड़ी देशों और इजराइल के बीच हमेशा क्या है, एक वॉर चलता है, क्योंकि इजराइल की जो नीतियां हैं वो मुस्लिम विरोधी होती हैं, ज़्यादातर उसकी नीतियां मुस्लिम विरोधी होती हैं, और खाड़ी देशों में मोस्टली जो आबादी है वो किसकी है, मुस्लिमों की है। तो इसीलिए खाड़ी देशों में और इजराइल में कभी नहीं बनती है। लेकिन अब कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ इजराइल की बन रही है, उनमें तीसरा देश आपका बन गया है यूएई, और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो महत्वपूर्ण इसमें जो है साझेदारी हम कह सकते हैं, उनका जो है योगदान कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी घोषणा करने वाला यूएई खाड़ी क्षेत्र का प्रथम तथा तीसरा अरब देश बन गया। अच्छा, खाड़ी क्षेत्र का प्रथम है, अरब देशों की बात करें तीसरा अरब देश बन गया है। ठीक, अच्छा, पहला कौन था, मिस्र ने वर्ष 1969 में तथा जॉर्डन ने 1994 इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं कि ये समझौता जो हुआ है तो इजराइल को क्या क्या जो है चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज़ है, यह इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने हिस्से में जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा। लगातार इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र को अपने देश में मिलाना चाहता है, उस योजना को क्या करेगा, ये निलंबित कर देगा। ठीक है, समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। अब ये वेस्ट बैंक क्या है, अभी इस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, इमेज में आप देख रहे हैं कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य वाले हिस्से में, किनारे किनारे वाले हिस्से में एक आपको क्षेत्र दिख रहा है, यही आपका क्या है, वेस्ट बैंक, और इसी को प्राप्त करने की कोशिश लगातार जो है वो इजराइल करता रहा है। क्लियर है। अच्छा, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी रामला है, याद रखिएगा रामला। जॉर्डन का प्रमुख जो शहर है वो वेस्ट बैंक का प्रमुख जो शहर है वो कौन है, आपका फिलिस्तीन। चलिए अब आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि हाल में ही रूस ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को विकसित किया है, उसका नाम उसने किस उपग्रह के नाम पर रखा है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, अब सब लोग जानते हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें कि वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है, तो आप जानते हैं वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। क्या नाम है, स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम है। और अगर हम बात करें कि किस उपग्रह के नाम पर रखा गया है, तो स्पुतनिक प्रथम के नाम पर रखा गया है, स्पुतनिक प्रथम। अब ये स्पुतनिक प्रथम क्या है, उस पर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो देखिए स्पुतनिक प्रथम की अगर बात करें तो स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। ये एक पहला कृत्रिम उपग्रह था, याद रखिएगा, जिसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 में। लॉन्च कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, यही इमेज है किसकी, स्पुतनिक वी की, स्पुतनिक प्रथम की। स्पुतनिक वी क्या है, वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है। और स्पुतनिक आई फर्स्ट क्या है, ये आई लिख गया, एक्चुअली कहीं कहीं आई भी दिखाता है। फर्स्ट क्या है आपका, प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि हाल में ही 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7वीं बार। 15 अगस्त
15 अगस्त 2014 को पहली बार संबोधित किया है, और आगे इधर हम बात करें तो 15 अगस्त 2020 को 7वीं बार आपका संबोधित किया है। 15 अगस्त 2014 को पहली बार संबोधित किया था और अभी रिसेंटली 7वीं बार संबोधित किया है पीएम मोदी ने। इस बार का जो भाषण था पीएम मोदी का लाल किले से, वो लगभग 86 मिनट का था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी आपका जो है अच्छा है, वन लाइनर के रूप में ये आ सकता है। हाल में ही कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया? नॉर्मली अभी देखते थे कि मेल जो आपके जो है सिंबल लगाए जाते थे, फीमेल सिंबल नहीं लगाए जाते थे। अब फीमेल सिंबल भी एक शहर में लगाए जाने लगे हैं। उस शहर का नाम क्या है? मुंबई। क्लियर। तो एक इमेज देख रहे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर फीमेल सिंबल लगा हुआ है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आप देखिए, दिया हुआ है हाल में ही भारत ने MIFCO को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। MIFCO किस देश का एक संगठन है? याद रखिएगा ये एक संगठन है, इस पर अभी हम बात भी करने वाले हैं। इसको 18 मिलियन का ऋण जो है किसके द्वारा दिया गया है? भारत के द्वारा दिया गया है। ये किस देश का संगठन है ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालदीव। ये मालदीव का संगठन है। यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, यही है आपका मालदीव। क्लियर है। अब कुछ बातें इस पर हो जाती हैं। कुछ बातें अगर हम करना चाहें तो याद रखिएगा कि भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी, क्या नाम है इसका पूरा? मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। MIFCO क्या है? मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी है। राइट। चलिए अब मालदीव की बात करें तो राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन। राइट। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। अच्छा, एक विशेष एक पुस्तक है कोड टू विन। पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित व प्रेरणादायक कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष भृगुवंशी। एक इमेज देख रहे हैं, ये क्या है? आपके विशेष भृगुवंशी। अब थोड़ी सी इनके बारे में हम बात करते हैं। किताब का नाम रखिएगा कोड टू विन। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। ठीक है, युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं और इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक, और इसको ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। किताब का नाम क्या है? कोड टू वन, और किसके जीवन पर आधारित है? विशेष भृगुवंशी के जीवन। और ये क्या है? बास्केटबॉल टीम के कप्तान है। राइट। चलिए अब आज के प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। एक और किताब है, किताब का नाम है सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि किताब में है क्या और कुछ पॉइंट इसके बारे में। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है और यह बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन करती है। जो बिहार विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके विचारों, लेखों और जीवन की यात्रा का संकलन करती है, याद रखिएगा। सियासत में सदस्यता, राइटर कौन है? विजय कुमार चौधरी। ठीक। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम की योजना लॉन्च की है? ठीक है, किस चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा जो ईमानदारी से कर को क्या करते हैं? पे करते हैं, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट अर्निंग द ऑनेस्ट। क्या है? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अर्निंग द ऑनेस्ट। ये एक स्कीम या एक मंच शुरू किया गया है जो प्रोत्साहित करता है लोगों को ईमानदारी से कर चुकाने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो दिया हुआ है कि राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो किताब का नाम होगा लस्सी। लस्सी नामक किताब को
इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, यही हैं राधा भाटिया, जिनकी किताब है लस्सी, याद रखिए। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें इस पुरस्कार के बारे में, और साथ ही साथ हम बात कर लें जो है राधा भाटिया को के बारे में, कौन सा जो है पुरस्कार इनको मिलेगा। तो राधा भाटिया की लस्सी को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, राधा भाटिया क्या कर रही हैं, इस बुक में जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं उन फूडों को युवाओं से परिचित करवाएंगी। अब इस अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में एडोरे कांट्रेयू द्वारा की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड्स के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान जो आप नाम देख रहे हैं ये 2001 में चेंज हुआ था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े किसकी स्थापना की है, खोज की है, महासागर की खोज की है। तो याद रखिए, सेरेस, बृहस्पति, मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े महासागर की स्थापना की गई, खोज की गई, किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इस खोज के साथ क्या हुआ है कि जो बौना ग्रह सेरेस ग्रह है, ठीक है, उसमें जीवन की संभावनाओं के संकेत मिले हुए हैं। ठीक, तो आज के अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ज्योग्राफी से है, इंडियन ज्योग्राफी से। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, आपको डिटेल में कमेंट करके बताना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली अगर आप करंट अफेयर के वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।